नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 22 अगस्त को पूरे देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तरों का घेराव करके सरकार की नीतियों और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध जताना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा के लिए और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ है। देखिए खास रिपोर्ट। हम ईडी के दफ्तरों का घेराव करके ये संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का उद्देश्य राजनीतिक बदलाव और विरोधी दलों को कमजोर करने का है। पार्टी का कहना है कि इन कार्रवाइयों से विपक्षी नेताओं को परेशान करने और उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर पूंजीपति को संरक्षण दिए जाने और विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 22 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ ही ईडी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। इसमें देहरादून महानगर में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सहित कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, हिंडनबर्ग और जो अडानी का मामला आया है, सेबी में जो महा घोटाला सामने आया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेगी और 22 तारीख को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। उसमें सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहाँ जमा होंगे और ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। भ्रष्ट और निकम्मी सरकार केंद्र में है और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, पूंजीपतियों को संरक्षण दे रहे हैं। और जो अडानी और सेबी का जो मामला आया है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और हमारी मांग है कि सरकार इसकी जेपीसी गठन करके उसकी जांच कराए। कांग्रेस का कहना है कि ईडी का ये रवैया बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम सभी 22 अगस्त को एकजुट होकर ईडी के दफ्तरों के बाहर खड़े होंगे और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध करेंगे। कांग्रेस ने ये भी कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और शांति बनाए रखें। कांग्रेस का मानना है कि इस आंदोलन के माध्यम से जनता और कार्यकर्ताओं में एक सशक्त और सकारात्मक संदेश भेज सकेंगे। इस सब के बीच पुलिस और प्रशासन ने भी इस आंदोलन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू कर दी है, जिससे आंदोलन की तैयारियां पूरी तरह से की जा सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हाथीबड़ कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके दीर्घायु की कामना की। राखी बांधने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी बहनों को उपहार भेंट किए, मिष्ठान भी वितरित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा सूत्र बंधवाकर उनकी रक्षा का वचन भी दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम बधाई शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। यह त्योहार आपसी भाईचारे के साथ ही जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करता है और त्योहार हमारी पहचान होते हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन के लिए एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। उत्तराखंड के विकास में मातृशक्ति की भी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की गई है।
पुष्कर सिंह धामी रक्षा बंधन मनाने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज अमोडी एवं शुभ मंगल बैंकेट हॉल बनबसा में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में प्रतिभाग किया और कार्यक्रम में स्थानीय बहनों से राखी बंधवाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता एवं महिलाएं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय बहनों ने मुख्यमंत्री धामी को राखी बांधकर उनकी दीर्घ आयु की कामना की। मातृशक्ति की उत्थान हमारी प्राथमिकता है। हमने पिछले दिनों मातृशक्ति बंधन के उत्सव किए थे और मातृशक्ति को, महिलाओं को आगे लाने के लिए, हमारी बहनों को आगे लाने के लिए हम बहुत सारी नीतियां बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर रहे हैं, अनेक योजनाएं उनके लिए ला रहे हैं। 30% का क्षैतिज आरक्षण हम लेकर आए हैं। अनेक महिला जो स्वयं सहायता समूह अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री योजना, मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना, और इसके साथ साथ हमने जो है हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, उसके माध्यम से पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद उसकी मांग बढ़ रही और उनको एक अच्छा बाजार मिलेगा, विपणन के अवसर मिलेंगे। हमारी माताओं बहनों की स्थिति मजबूत होगी, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी और सशक्तिकरण भी उनका होगा। तो हमारी यही प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता है खेलों और खिलाड़ियों का सबका जो है प्रोत्साहन हो और वो आगे आए, देश के लिए वो पदक जीतें, ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन पूरे देश के खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, चाहे मैच में कोई भी परिणाम आए, प्रधानमंत्री जी हमेशा उनका प्रोत्साहन करते हैं। और लक्ष्य सेन ने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे हमें बहुत उम्मीद है लक्ष्य सेन से कि आगे चलकर वो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए पदक जीतेंगे। और हम आगे खेल नीति में भी सब चीजों को कर रहे हैं जिससे कि हमारे खिलाड़ी। देहरादून आईएसबीटी पर बस के अंदर एक किशोरी से गैंगरेप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 3 बस ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 कैशियर शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इन 5 लोगों ने ही नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। घटना 13 अगस्त रात 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक किशोरी एक ड्राइवर इसे दिल्ली से देहरादून लाया था और फिर उसके साथ गलत काम किया गया और इसकी खबर होते ही अन्य 4 लोगों ने भी किशोरी के साथ गलत काम किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। परिस्थिति में वो यहाँ पर कैसे आया, तो इस सब चीज़ों की जब सेकंड डे काउंसलिंग हुई, थर्ड डे काउंसलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बच्चे द्वारा ये बात बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल साय जो उनके द्वारा तहरीर दी गई थी। उस तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 70 जो BNS हमारा नया एक्ट है उसके तहत और पोक्सो अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया था। चूंकि बिटिया से जब इस जानकारी के बारे में घटनाक्रम कहाँ का हो सकता है, जो हमारी स्पेशल टीम जो महिला अधिकारियों की बनाई गई, तो उसके बाद फिर पता चला कि घटनाक्रम जब वो बस से दिल्ली से बस से आई थी तो घटनाक्रम बस का था। तो इसके बाद वहां की सारी CCTV फुटेज को लेकर अवलोकन किया गया। उस अवलोकन के बाद बिटिया को देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब एक शॉप पर वहीं पर बैठी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति भी वहां पर खड़ा हुआ था और जिसको गार्ड ने भी पहचाना था कि यहाँ एक व्यक्ति यहाँ था और इसकी सूचना तभी उसने 1098 को दी थी। तो इसके आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को जब हमने ट्रैक डाउन किया और आसपास के लोगों से जानकारी करी तो पता चला वह दिल्ली और देहरादून के बीच में जो बस चलती है उसका ड्राइवर था। तो उसको पूछताछ के लिए जब हमने उसको राउंड अप किया तो पूछताछ में उसने घटनाक्रम का खुलासा किया कि उसके द्वारा कश्मीरी गेट पर जब बस खड़ी थी तो ये बच्ची वहां पर उसको मिली थी और इसके बाद इसने बहला फुसलाकर उसको अपनी बस में उसको ले आया था और यहाँ आके उसकी नीयत खराब हुई और उसने गलत काम किया बस में। चूंकि जब ये कार्य उसके द्वारा किया गया था तो उसका जो कंडक्टर है उसको भी इसकी जानकारी थी, तो उसके द्वारा भी इस कृत्य को किया गया था। साथ ही साथ वहां परिसर में पीछे जहां इनकी पार्किंग होती है वहां काफी सारे बस और ड्राइवर और इस तरह के लोग वहां पर रहते हैं। तो इस चीज की जब जानकारी अन्य उसके ड्राइवर को हुई थी दूसरे बस के, तो उसके द्वारा भी गलत कार्य बच्ची के साथ किया गया, जैसा कि पूछताछ में अभी तक आया है। तो इस तरह से चिन्हित करके हमारे पास 3 बस के ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 कैशियर जो कैश कलेक्शन का काम करता है उसकी संलिप्तता इस बात में प्रकाश में आई थी। तो 5 लोग को राउंड अप करके हिरासत में ले लिया गया। जो बस आइडेंटिफाइड हुई थी रात इसमें स्टेट की फोरेंसिक टीम को बुलाकर जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें की गई है।
साथ ही जो हमारी काउंसलिंग की टीम थी, जो अलग अलग लोगों ने काउंसलिंग करी थी, उनसे भी वार्ता कर ली गई है। अब पूछताछ के बाद बिटिया का जो था कि गांव का नाम पता चला था, उस गांव के नाम के आधार पर हमने वहां पर पुलिस से संपर्क करके टीम को वहां भेजा और वहां पर ये पता चला कि बिटिया जो वहां पर उनके पेरेंट्स जिंदा है और वहां के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात की गई और उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया। उनके आने के बाद और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि किन परिस्थितियों में बिटिया अपने घर से दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद देहरादून आई। लेकिन जो भी इस पूरे कांड में अभी तक जो 5 लोग की संलिप्तता थी, जैसा कि काउंसलिंग में भी 5 व्यक्तियों के बारे में बताया था बिटिया ने, उन सभी 5 को अरेस्ट कर लिया गया और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी। बीते 30 जून को मोहल्ला पक्का कोट निवासी सुनील कश्यप पुत्र हरिओम कश्यप द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई कि 25 जून की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। चोरी की घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उद्धम सिंह नगर की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर व क्षेत्राधिकारी काशीपुर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया। 25 जून को 24-25 जून की रात्रि में पक्का कोट क्षेत्र पड़ता है कटोरा ताल में हमारा, वहाँ पे सुनील कश्यप जी अपने मकान में ताला लगा के बाहर गए हुए थे। उनके घर पे चोरी की घटना होती है जिसमें आभूषण, सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए। इस घटना के खुलासे के लिए हमारे द्वारा कटोरा ताल चौकी प्रभारी विपुल जोशी को और उनकी टीम को लगाया गया, जिन्होंने बहुत मेहनत करके सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने एक मोटरसाइकिल, संदिग्ध मोटरसाइकिल के सहारे से, जो कई बार ओलेक्स पे बेच दी गई थी, एक शुभम जो गौतम बुद्ध नगर का निवासी था और एक अंकित जो शाहजहाँपुर का निवासी है, इन लोगों तक पहुँचे और इन लोगों को इन्होंने ट्रेस करने के लिए शाहजहाँपुर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, रुद्रपुर, यहाँ सब छानबीन की और इन लोगों को इन्होंने कल गिरफ्तार किया। दोनों लड़कों को इनके पास से जो चोरी के आभूषण थे उन्हें बेच के इन्होंने 65,000 रुपये और 2 सोने के कंगन इनसे बरामद हुए, 6 इनसे बिछुए, 6 अंगूठी और एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने उस चोरी के सामान को बेच के उसके पैसे से ली थी और एक स्कूटी संदिग्ध बरामद की गई। और हमारी टीम के द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया और ये जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, इनके खिलाफ ग्रेटर नोएडा, हल्द्वानी और रुद्रपुर में भी। फौरन लौटने वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय केदारनाथ मंदिर में सोने के प्रकरण को लेकर व्यथित हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लगातार केदारनाथ धाम के गर्भगृह में स्वर्ण परत चढ़ाने के मामले में दुष्प्रचार अभियान चलाए हुए है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि केदारनाथ सोना चोरी मामले को लेकर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन बीकेटी से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। बीजेपी लगातार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। केदारनाथ में सोना पीतल में कैसे बदला, इसका जवाब पूरे देश का सनातन प्रेमी चाहता है और लगातार इस मामले में सरकार की ओर से लिपापोती हो रही है। वहीं के तीर्थ पुरोहितों ने सोने के पीतल में बदलने पर गंभीर सवाल खड़े किए। अब हम लगातार कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और सरकार जिस जांच की बात कर रही है उसमें वहां के तीर्थ पुरोहित शामिल थे या नहीं थे, वहां के जो है स्थानीय व्यापारी शामिल थे या नहीं थे। अगर आप जनता को और केदारनाथ टेम्पल कमेटी से जुड़े हुए स्टेक होल्डर को विश्वास में नहीं लेंगे तो आपकी जांच कैसी हुई होगी, इसका अंदाजा सनातन प्रेमियों को, धर्म प्रेमियों को और धर्माधिकारियों को है। लेकिन भाजपा लगातार सनातन के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन केदारनाथ की प्रतिष्ठा के साथ लंबे समय से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली के बोराड़ी में बनाने का प्रयास हुआ, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसका उद्घाटन किया। आज तक जो है उस मामले में क्या कार्रवाई हुई किसी को पता नहीं है। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में QR कोड भी जारी किया था जो केदारनाथ दिल्ली ट्रस्ट के नाम से बना था, उसमें चंदा धड़ल्ले से जा रहा था। तो इनसे क्या इंसाफ की उम्मीद करें,
कि ये केदारनाथ में सोने की चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूब चुकी है। इसीलिए लीपापोती वाले बयान दिए जा रहे हैं बीकेटीसी के अधिकारियों के द्वारा और जिम्मेदारों के द्वारा घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। लेकिन अब भाजपा ने जो पाप किया है उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ेंगे फिर क्या चीज सुरक्षित है? आप बताएं ना, इनसे फिर क्या उम्मीद की जाएगी? ये सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन लगातार सनातन की छवि को धूमिल करने का काम भाजपा की सरकार ने, भाजपा से जुड़ी हुई संस्थाओं ने और लगातार किया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये अक्षम्य अपराध है और जनता इसका। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर रक्षाबंधन के दिन आज हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर और कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क में मौन उपवास रखा, जिसमें सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष लेखपाल आर और विधायक सुमित हृदयेश ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद वो उपवास पर बैठे। उपवास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, भाजपा के राज में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और भाजपा ने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। लगातार पिछले 2 वर्ष में जनपदों के आप आंकड़े देखिए, बलात्कार, गैंग रेप, हत्याएं और डकैती, चोरी ये आम घटना हो गई है और अपराधी बेखौफ है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, एक गठजोड़ बन चुका है और कई सालों तक जनपदों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती है। अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन स्पष्ट है कि सरकार का और अधिकारियों का अपराधियों का एक गठजोड़ बन चुका है, जिससे कि उत्तराखंड में आए दिन घटना घट रही हैं। किस किस घटना का नाम लूँ? लगातार हरिद्वार है, भादराबाद है, अभी थाने के समीप ISBT में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और प्रशासन उसको दबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रुद्रपुर की घटना, अभी नर्स हमारी बहन थी, बेटी थी, उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और चंपावत हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे देहरादून में कई घटनाएं घटी हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। चाहे आप थराली देखिए, चाहे पौड़ी देखिए, चाहे टिहरी देखिए, हर जनपद में एक बाढ़ सी आ गई है, लेकिन सरकार खामोश है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही है। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं, इनकी संलिप्तता ऐसे मामलों में उजागर भी हुई है। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विषय है कि नफरत जो समाज में फैलाने का वो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं वो जब जड़ों में जहर डाला जाएगा तो पेड़ किस प्रकार से उगेगा ये हमें देखने को साफ प्रतीत हो रहा है। हम अभी अगर देहरादून की बात करें, हम वहाँ पे रुद्रपुर की बात करें, चाहे देशव्यापी अगर हम बात करें, कोलकाता में जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, घोर विरोध हम इसका करते हैं। और वाकई में जो लोग संलिप्त हैं, जो गुनहगार हैं, सख्त से सज़ा की हम मांग रखते हैं। साथ ही साथ ये गूंगी बहरी सोई हुई सरकार, इसको जगाने का आज प्रयास उपवास के साथ करेंगे। सदन में जब विषय मिलेगा अवश्य कानून व्यवस्था पे पुरजोर तरीके से 20 के 20 हमारे विधायक गरजेंगे। सदन के लिए चंपावत पर रक्षाबंधन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुमंगल बैंकेट हॉल बनबसा में मुख्यमंत्री सशक्त बहनोत्सव योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नारी शक्ति का अभिनंदन कर रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नारी शक्ति द्वारा मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर रक्षा धागा बांधकर अभिनंदन और स्वागत किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। होंगे जिसमें मुझे आप सबके बीच में आकर उसको एक पारिवारिक रूप में एक परिवार से मिलना होना है। तो मैंने संकल्प लिया था
कि चंपावत के मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को जहां पर भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि उसके साथ खड़ा हूं, उसको कभी मायूस न होने दूं। आज आप सभी के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखकर वास्तव में मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, आप सबके एक सहयोगी साथी के रूप में आप सभी के जीवन को बेहतर बनाने में कहीं न कहीं हम उस दिशा में ठीक प्रकार से आगे जा रहे हैं जो हमने लक्ष्य लिया है कि हम चंपावत को आदर्श चंपावत बनाएंगे, आदर्श दिशा में इसको ले जाएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, ये पारस्परिक प्रेम, स्नेह व विश्वास का त्योहार है। भाई बहन के बीच का एक अटूट ये रिश्ता है जो हमेशा ये बंधन, ये त्योहार उसको और प्रगाढ़ करते हैं और मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये हमारे जो पर्व है, ये पर्व हमको हमारे कर्तव्यों का, संकल्पों का और वचनों के प्रति कि हमारे मुख से निकले हुए ये वचन, इसके प्रति भी प्रतिबद्धता का बोध कराते हैं। हमेशा ये एहसास कराते हैं कि हमारे मुंह से हुए निकले हुए शब्द कभी व्यर्थ न जाएं और जो शब्द निकल गए उन शब्दों को किसी न किसी रूप में पूरा करना है, मन कर्म वचन आत्मा से उनको आत्मसात करना है। मैं आप सभी के बीच पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आज हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति अपने संकल्पों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड के अंदर हमारी 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाना है, यानी कि उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और ये हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार का संकल्प है, ये हमारा वचन है। हमारा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयास सही मायनों में तब तक सफल नहीं हो सकते। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANP न्यूज के साथ।